मुझे इस वीडियो में आपको हेलोएल्केन हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बता रहा हूँ। ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं जो कि CH बॉन्ड की प्रबल ध्रुवता के कारण होते हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्य रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं निम्नलिखित होती हैं को मैं बताने जा रहा हूँ कि तो इसमें होने वाली निम्न क्रिया नंबर 1 नाभिक रागी प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये दो प्रकार के होंगे, इसको हम देखेंगे बाद में, SN1 और SN2 एग्जाम में आते हैं। SN1 SN2 इसको मैं अब क्रिया जब ये पूरी हो जाएगी इससे हम इसे क्लियरिफिकेशन करूँगा SN1 SN2 क्या होते हैं। दूसरा निराकरण एलिमिनेशन रिएक्शन, निराकरण एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। तीसरा धातुओं से क्रिया रिएक्शन विद मेटल। चौथी है अपक्रिया। तो चार प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन के बारे में बता रहा हूँ। तो आइए नाभिक रागी प्रतिस्थापन कौन कौन सी होती हैं, फिर इनको देखेंगे। इसके बाद तो ये SN1 SN2 क्रियाओं में हम डिफरेंस देखेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन, ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन में हेलोएल्कीन में जिस हेलोजन परमाणु से कार्बन जुड़ा होता है, जिसमें आंशिक धनावेश होता है, उसमें न्यूक्लियोफाइल उससे क्या करता है, अटैक करता है और उससे जुड़ा हुआ जो हेलोजन परमाणु है उसको रिप्लेस करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, इसमें इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जो हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस जो न्यूक्लियोफाइल उसे रिप्लेस कर रहा है उससे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। ठीक हो गया, इसको हम आप स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या, नाभिक रागी जो न्यूक्लियोफाइल है हेलोएल्केन के उस कार्बन से जुड़ता है जो कि हेलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है और जिस पर क्या है, आंशिक धनावेश है। नेचुरल सी बात है, जिस जो हेलोजन परमाणु से अगर जो कार्बन जुड़ा होगा उस पर पोलराइजेशन के कारण आंशिक धनावेश आ जाएगा और इस कारण क्या करता है, वो न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल जो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है उस कमजोर हेलोजन परमाणु को हटा देता है। और चूंकि हेलोजन परमाणु स्वयं एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए जितने भी अधिकांश न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक हो रहे हैं, अटैक करेंगे, उसमें आक्रमण करेंगे, सबके सब अधिकांश जो है तो क्या कहते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था चूंकि X स्वयं एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल है, अतः प्राय अधिकांश न्यूक्लियोफाइल इसे क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से क्रियाएं होती हैं। चूंकि दो प्रकार के हैं, SN1 SN2। SN1 मीन्स यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम बाद में देखेंगे, हम पहले सीधे क्रियाओं की तरफ जाते हैं। पहला है जो हेलोएल्केन है, जलीय KOH के साथ अपक्रिया करके क्या करता है, इसका X जो है OH से रिप्लेस हो जाता है, ये बनता है ROH प्लस KX। ठीक है, यानी कि हमें हेलोएल्केन से एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्रिया कन्वर्जन इंटरकन्वर्जन में अक्सर काम में आती है। यदि हम इसको लिखना चाहें C2H5Br प्लस एक्वस KOH तो क्या हो जाएगा, C2H5OH प्लस KBr। ये जो हेलोएल्केन का अल्कोहल में कन्वर्जन हम एक तरीके से और करते हैं, यदि भीगे हुए सिल्वर ऑक्साइड से इसकी क्रिया करा दें, ठीक है ना, यानी कि हम C2H5Br प्लस भीगा हुआ सिल्वर ऑक्साइड होता है AgOH, यानी कि हम Ag2O को इसमें यदि हम रेट करा रहे हैं तो AgOH बनेगा और ये जो है इसके साथ, ठीक है ना, क्योंकि अभी जली है, पानी के साथ करा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा C2H5OH प्लस AgBr। ठीक है, ये हमारी क्रिया आगे पहली प्रतिस्थापन क्रिया RX को ROH में हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। दूसरी क्रिया जो हमारी होगी, यदि हम हेलोएल्केन का एल्कोक्साइड आयन से क्रिया कराते हैं, एल्कोक्साइड आयन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ROR- ईस्टर बन रहा है प्लस ये अलग हो जा रहा है। तो इसे रिएक्शन वाइज कैसे लिखेंगे,
C2H5Br प्लस NaOC2H5OH NaOC2H5, ठीक है ना। ये है हमारा C2H5 NaOC2H5, ठीक है ना। इसमें एक ये चूंकि नेगेटिव है इसलिए इसको आधा लिखा हुआ दिख रहा है। क्या होगा, ये दोनों हमारा अलग हो जाएगा, क्या बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस NaBr, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ये विलियमसन संश्लेषण भी कहलाई जाती है। विलियमसन संश्लेषण एस्टर का निर्माण, ठीक है, ये हो गया विलियमसन संश्लेषण। तो ये विलियमसन संश्लेषण हो गया हमारा, ठीक है। ये जो हमारा, इससे हम एस्टर एक और तरीके से ला सकते हैं। C2H5Br के दो मॉलिक्यूल सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ, यदि हम गर्म करते हैं इसको, ठीक है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये बनता है C2H5O C2H5, ठीक है, प्लस 2 AgBr। तो हमारा ये ठीक हो गया। ये हमारा दूसरा प्रतिस्थापन क्रिया हो गई। तीसरा है एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, इस को हॉफमान अमीनो अपघटन भी कहते हैं। हॉफमान एमिनो अपघटन, ठीक है ना। हॉफमान एमिनोलिसिस, हॉफमान एमिनोलिसिस, ये हॉफमान एमिनोलिसिस हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, हम एथिल ब्रोमाइड और अमोनिया के मिश्रण को बंद नली में रख करके गर्म करते हैं लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, और हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। आप देखेंगे इसका ब्रोमीन जो न्यूक्लियोफाइल है NH2 न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जा रहा है और HBr हमारा अलग हो जा रहा है। अब यदि इस मिश्रण में क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड की अधिकता होगी, ठीक है। माना एथिल ब्रोमाइड हमारा अधिक है, एक्सेस अमाउंट में ले रखा है, तो क्या होता है, हमें ये एथिल ब्रोमाइड फिर जो हमारा बना है मेथेनामीन जो बना है, एथेनामीन C2H5OH NH2 एथेनामीन है, इससे क्रिया करके क्या बनाता है, सेकेंडरी अमीन बनाता है C2H5 होल ट्वाइस NH प्लस HBr, यानी कि सेकेंडरी अमीन हमें यहाँ पर मिलता है। अब चूंकि फिर इसकी एक्सेस हमने क्या ऑलरेडी क्या पहले क्या रखा कि एथिल एल्किल हैलाइड की दिखता है C2H5Br प्लस C2H5 होल ट्वाइस NH। यदि इसकी मात्रा लिमिट में हो जाएगी, लिमिटिंग रीजन में, तो हम रोक सकते हैं इसकी मात्रा कम करके, इनकी मात्रा को बढ़ा करके, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5 होल थ्राइस N प्लस HBr। तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीनों का मिश्रण मिल रहा है, ठीक है नहीं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हमारा ये लास्ट जो हमारा ये प्रोडक्ट है C2H5Br से फिर अब क्या करता है C2H5 होल थ्राइस N, ये बनता है C2H5 क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। तो इस प्रकार एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन करने पर, यानी कि हॉफमान अमीनो अपघटन की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, हमें प्राइमरी, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शियरी अमीन है, और ये क्वाटर्नरी अमीन है।
तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी और क्वार्टररी अमीनो का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हॉफमान अमीनो अपघटन या हॉफमान अमीनोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे क्या प्रतिस्थापन क्रिया हमें देखने को मिल रही है। अगली क्रिया हमारी देख रहे हैं आप, यदि हम एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिक एसिड से क्रिया कराते हैं तो RCN मिलता है। यदि हम हेलो एल्केनिक क्रिया एल्कोहलिक एसिड से कराते हैं तो RNC बनता है। दोनों में हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पर तो पहले आप देख लो, यहाँ पर KCN जो है ये आयनिक इन नेचर होता है, आयनिक इन नेचर, ठीक है, आयनिक प्रकृति का होता है। और विलयन में CN देता है, ठीक है ना, कहता है विलयन में आयनिक होगा, इसमें क्या होगा इसमें हाइड्रोलाइटिक फिशन होगा, हाइड्रोलाइटिक फिशन, यानी कि इन दोनों में जो बॉन्ड टूटेगा एक तरफ, यानी कि होमोलिटिक समझ रहे हैं, यदि इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो जो बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ चले जाएंगे, इसे बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिशन, ठीक है नहीं। तो आयनिक की नेचर, एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद विलयन में क्या देंगे, ये CN देंगे, विलयन में क्या देंगे, CN देंगे, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉन पूरा कार्बन के पास चला जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो होता है CN बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है ना, CN बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है, स्टेबल होता है इसमें। इसमें CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CN बॉन्ड, MORE मोर स्टेबल देन CN बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अटैक जो है कार्बन के थ्रू होता है। तो यहाँ पर अटैक जो होता है, यहाँ पर आक्रमण जो होता है, आक्रमण किसके थ्रू होता है, कार्बन के थ्रू होता है। तो इस प्रकार जो होता है केसन से क्रिया कराने पर क्या होता है, हमें RCN मिलता है। जबकि AgCN की हम बात करते हैं, AgCN कोवलेंट इन नेचर होता है, कोवलेंट इन नेचर होता है, यानी कि इसमें होमोलिटिक फिशन होगा, ठीक है ना। जब होमोलिटिक फिशन होगा तो इसमें जो है नाइट्रोजन is free to donate electron to carbon atom। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसलिए इसमें क्या होता है, AgCN क्या बनता है, AgNC आइसोसाइनेट बनता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि साइनाइड यहाँ पर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि यहाँ पर जो है जो ये है ये न्यूक्लियोफाइल तो है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, उभयदंती न्यूक्लियोफाइल है। इसमें अटैक कार्बन के थ्रू भी होता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी होता है, ठीक हो गया। तो इसकी अभिक्रियाओं को हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो CH3CH2Br पर एल्कोहलिक केस, यहाँ पर CH3CH2CN प्लस KBr। अब यहाँ पर जो है जो CN बन रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिल रहा है। इससे हम कई सारे अन्य मतलब यौगिकों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यदि यहाँ पर RCN है, ठीक है ना, यदि हम इसका हम जल अपघटन कराते हैं, यदि हम इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो बनता है RCOOH प्लस, चलो RCOH कर लो, फिर रिएक्शन देखेंगे फिर बताएंगे। NH3 अमोनिया निकलेगा, ठीक है ना। यदि इसका आंशिक जल अपघटन कराते हैं, यदि इसका आंशिक जल अपघटन कराते हैं, आंशिक यानी कि इसमें कुछ H2O2 लेंगे
तो ये बनता है हमारा CH3 CH2 CONH2 बनता है। यहाँ से जल पार्टनर बन रहा है, एसिटामाइड बन रहा है, ठीक है ना, अमाइड बन रहा है, अमाइड, इसे अमाइड बोलते हैं, अमाइड प्राप्त हो रहा है हमें। और यदि हम इसका जो है अपचयन कराते हैं Na+C2H5OH, इसके साथ यदि अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है, हमें एमीन बनता है RCH2NH2, ठीक है। तो अभी हम जब इंटर कन्वर्जन करेंगे तो वहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि ये जो क्रिया है इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, जब अमीन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको देखेंगे। लेकिन मैंने आपको यही बता दिया कि हम ये सब क्रिया क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों एल्कोहलिक केसिन से अब क्रिया करा रहे हैं। जब भी हम एल्किल ब्रोमाइड की एल्कोहलिक केसिन से क्रिया कराएंगे तो हमें CN से रिप्लेसमेंट होगा, और जो CN से रिप्लेसमेंट होने के बाद निम्न प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि हमारा NC मिल रहा है तो उनसे सेकेंडरी मीन वगैरह हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम फिर बाद में देखेंगे, इसका ही महत्व है। अब हम आगे इसी प्रकार का एक और हम रिप्लेसमेंट देख रहे हैं नाइट्रो समूह द्वारा, नाइट्राइट और नाइट्रो समूह द्वारा रिप्लेसमेंट कैसे होता है इसको देखते हैं। जब हम हेलो एल्केन की K रूट से क्रिया कराते हैं तो RNO2 नाइट्रो एल्केन मिलते हैं, और जब हम हेलो एल्केन की सिल्वर नाइट्राइट से क्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल नाइट्राइट मिलता है, ठीक है। यहाँ भी वही बात हो रही है जो ऊपर हो रही थी। यहाँ जो ये बॉन्ड है K और N के बीच में, यह आयनिक है, यह आयनिक है, और यहाँ पर इनके बीच में क्या है, कोवलेंट, ठीक है ना। तो आयनिक होने से क्या है, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित है, किस पर, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित है, वह जो है क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन पर आयनिक कोवलेंट होने की वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु जो होता है इस एल्किल हैलाइड के कार्बन से क्या करता है, अटैक करता है, ठीक हो गया। ऐसे यहाँ पर आयनिक इन नेचर है तो बिलियन में नाइट्रेट आयन में उपस्थित होते हैं, तो इसमें जो होता है कि नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के होने के कारण ये जो है कार्बन परमाणु से अटैक करता है। इस प्रकार यहाँ भी ये उभयदंती न्यूक्लियोफाइल का काम करता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन से भी अटैक हो रहा है और ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर से भी उसमें अटैक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, अलग अलग हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसके जो अन्य प्रसन्न क्रियाएं हैं, जिसको मैं 8वां नाम देता हूँ यहाँ पर, RX प्लस KSH, पोटेशियम थायोसल्फाइड जो हमारा इसे बोलते हैं, ये क्या होगा, RSH, थायो एल्कोहल मिल रहा है, प्लस KX, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम नवा जो है क्या कर रहे हैं, एल्किल ब्रोमाइड की C डायरेक्ट कर देता हूँ, C2H5Br की हम कार्बोलिक एसिड के सिल्वर साल्ट से इसकी अपक्रिया कराते हैं, कार्बोलिक एसिड के सिल्वर साल्ट, जिसे हम सिल्वर एसिडेट बोलते हैं, CH3COOAg से क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, हमें यहाँ पे एस्टर मिलता है, ये ब्रोमीन आयन जो है इससे रिप्लेस हो जाता है, मतलब ये जो एसिटेट आयन जो है ब्रोमीन आयन को रिप्लेस करता है, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, C2H5 COOC2H5 प्लस AgBr, ये हमारा बना एस्टर, ठीक है, इथाइल एसिटेट, ओके, इसका नाम। एल्किल ब्रोमाइड की हम एल्काइल समूह द्वारा भी प्रतिस्थापन कर सकते हैं, C2H5Br। यदि हमें एस्टेलाइड का उपयोग करते हैं, क्या है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA,
सोडियम एसिटेनाइड से क्रिया कराते हैं तो ये हमारा ये वाला पार्ट जो है इसको रिप्लेस करता है। ये क्या हो जाएगा, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaBr। इस अभिक्रिया को हम काफ़ी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया को आपको अभी इसका महत्व तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे अभी जब इंटर कन्वर्जन की बात आएगी तो बहुत ही ज़्यादा इसका हम प्रयोग करेंगे। ये कार्बन की संख्या में वृद्धि भी, आप देखिए कार्बन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कार्बन 4 हो गए। तो कार्बन की संख्या में वृद्धि कैसे की जाती है इसका भी यहाँ पर हमें उदाहरण देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे कुछ अभिक्रियाएं हुए प्रतिस्थापन संबंधी। अब मैं आपको इसके बाद SN1 SN2 के बारे में बता रहा हूँ, क्या SN1 SN2 होते हैं। अब मैं आपको SN1 SN2 रिएक्शन में डिफरेंस बता रहा हूँ। इसका नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो नाम से है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में बोलेंगे एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन और द्विआणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। ये तो इनका नाम हो गया है। अब क्या करेंगे, ये जो होती है प्रथम कोटि का अनुसरण करती है। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग का अनुसरण करती है। और ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया वेग का अनुसरण करती है। ठीक हो गया। अब कैसे करती है, यानी कि इसका अभिक्रिया का वेग जो है, यानी सी कोटि 2 होगी, सी कोटि 1 होगी। ठीक है नहीं, तो इसका हम अभिक्रिया कैसे करती है तो हम लिखते हैं। माना अभिक्रिया है CH3 होल थ्राइस CBr का OH रिप्लेसमेंट हो रहा है, ये हो जा रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि यदि इसमें कहें dx/dt अभिक्रिया का वेग जो होता है, अब के CH3 होल थ्राइस CBr सिर्फ इस पर डिपेंड करती है। जबकि यदि हम इस पर बात करते हैं, माना हमारा आता है RX प्लस OH निगेटिव, यदि कहें, चलो CH3Br लिख लेते हैं इसको, CH3Br हो जाएगा CH3OH प्लस Br निगेटिव। यानी यहाँ अभिक्रिया का वेग जो होता है ये दोनों पर डिपेंड करता है, CH3Br और OH नेगेटिव। तो इसी कोटि 2 हो गई, इसी कोटि 1 हो गई। यानी कि न्यूक्लियोफाइल पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं कर रहा है। इसमें अभिक्रिया के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर भी अभिक्रिया का वेग डिपेंड कर रहा है। दूसरा अंतर हमारा, इसे द्वितीय कोटि वेग अनुसरण कहते हैं, इसे प्रथम कोटि वेग अनुसरण कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये टर्सरी क्यों लिया है और प्राइमरी क्यों लिया, भी आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। ये सब का जो दोनों का मैकेनिज्म मैं बताने जा रहा हूँ किस तरीके से होता है। पहले मैं इसमें लेता हूँ प्रथम कोटि में। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में क्या होता है, CH3 होल थ्राइस CBr ये जो है टूटता है और कार्बोकैटायन बनता है। CH3, इसको मैं अब ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पर जगह है। अब यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनना है, इसकी स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कितने ग्रुप लगे। जितने ज़्यादा ग्रुप लगे होंगे उतने ज़्यादा स्थायी होगा कार्बोकैटायन, उतना अधिक हमेशा इसमें आएगा। तो इसलिए जो है कि जो ये SN1 रिएक्शन है, इसमें ये जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है ये ज़्यादा फेवरेबल SN1 रिएक्शन देती है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है।
ठीक है ना। यानी कि कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकैटायन के मुकाबले ज़्यादा अधिक स्थायी होता है। और यहाँ पर जो अगला स्टेप यहाँ पर होता है, जो अगले स्टेप में CH3 जो ये कार्बोकैटायन बटा है, इसमें अब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये बन जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो होता है फास्ट स्टेप, ये होता है स्लो स्टेप। ठीक है, और जो स्लो स्टेप होता है वही अभिक्रिया का वेग का निर्धारण करता है। इसी कारण जो इसका dx/dt जो है केवल अभिक्रियक जो हो रहा है अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये प्रथम कोटि है और इसका जो अभिक्रिया का वेग है किसी कोटि भी इसकी एक आती है। और यहीं पर यदि हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होता है SN2 अभिक्रिया में जो न्यूक्लियोफाइल है इसके बैक साइड से अटैक करता है, और अटैक करने के बाद एक ही साथ जैसे लिविंग ग्रुप जैसे हटने वाला होता है और जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ने वाला होता है, तो एक प्रकार का ये इसकी संयोजकता 5 में आ जाती है, तो इसे संकरण अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर ये कितना अस्थाई है इस पर डिपेंड करता है, जितना अधिक अस्थाई होगा उतनी अधिक इसकी बनने की संभावना होगी। और यहाँ पर इसके बाद क्या होता है कि इसमें ये इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि जितने CH3 ग्रुप इस आगे की तरफ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक पीछे से कर रहा होता है, ये पूरा का पूरा इन्वर्जन हो जाता है इसका, ये प्रतीप इन्वर्जन बोलते हैं। तो इस प्रकार इसमें इन्वर्जन इन स्ट्रक्चर हो जा रहा है। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन हो जा रहा है, इसमें रिटेंशन रेशनाइजेशन हो जाता है, इस प्रक्रिया में रेशनाइजेशन हो जाता है, रेशमीकरण होता है, और इसमें जो होता है रिटेंशन हो जाता है, इन्वर्जन। ठीक है, इसमें कह रहा है इसमें रेशमीकरण हो जा रहा है। तो ये हमारे SN1 SN2 के हैं डिफरेंस। और SN1 SN2 में जो अभी एक चीज़ और है, जो टर्सरी ग्रुप जितने भी होते हैं, यानी कि इसमें SN1 की संभावना ज़्यादा होती है, मैथिल ग्रुप, ठीक है ना। CH3 जो ग्रुप हो जाता है CH3Br के लिए, तो ये हमारा CH3X। तो टर्सरी ग्रुप जो होते हैं ज़्यादा फेवरेबल SN1 रिएक्शन देते हैं, और यहाँ पर उल्टा होता है, CH3X प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी की संभावना बहुत कम होती है SN2 के लिए। ठीक हो गया, ये हमारा